मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये लगातार इसी कड़ी में तीसरा वीडियो है और आप लोगों के कमेंट के आधार पर हम इसे और अपडेट करते रहेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले 2 क्लास में कंटिन्यू किया, उसी कड़ी में हम लोग आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि सोशियोलॉजी का पास्ट बहुत लंबा है और इसका इतिहास काफ़ी संक्षिप्त है। तो पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने सोशियोलॉजी के पास्ट पर बात की और आज हम लोग सोशियोलॉजी के इतिहास पर बात करेंगे। तो मेरा जो समझाने का तरीका है, मुझे 2 लोगों का मतलब उन लोगों का भी ध्यान रखना है जो बिल्कुल पहली बार समाजशास्त्र शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिनका कोई अनुभव नहीं है समाजशास्त्र पढ़ने का। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट भी होंगे या वो लोग भी देख रहे होंगे जो समाजशास्त्र को काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं या काफ़ी एक्सपर्ट हैं या और अदर जो भी लोग हैं। तो मुझे सबको ध्यान में रख के कहना पड़ता है, इसलिए मेरी क्लास हो सकता है थोड़ी स्लो लग रही हो आपको, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप तक हर चीज़ को स्पष्ट तरीके से पहुंचाया जाए और समझते हुए चला जाए। ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं, आइए। तो कल हम लोगों ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति पर बात हो गई थी और अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को जन्म दिया, इसलिए इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ तक बात हो गई थी, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप एज इट इज देख सकते हैं कि जब समाजशास्त्र बन गया तो इसकी क्रिटिसिज्म में जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है, J.S. मिल। इन्होंने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने कहा कि ये 2 भाषाओं की अवैध संतान है, इसलिए इसका नाम इथोलॉजी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी, क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस कहा। दीज आर 1 लाइनर फैक्ट्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनका कलेक्शन है, इन्हें एक एक चीज को आप ध्यान से नोट कर लेंगे। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैश्विक विज्ञान बनाने वाली विचारधारा का जनक इमानुएल दुर्खीम को माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने पहली पुस्तक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, 1877 में डेट पूछी जाती है। समनर को समाजशास्त्र का पहला प्रवक्ता माना जाता है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, और ये 2 चीज़ें हैं, इसमें 5 लोग हैं। जैसे अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को जब जन्म दिया तो उस सब्जेक्ट को मान्यता मिली, उसके अलावा फिर और लोगों ने जो उसके समाजशास्त्र की जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें अपना अपना योगदान दिया, अपने तरीके से जो योगदान दिया, इसलिए उनको फाउंडिंग फादर के नाम से जाना जाता है। यानी समाजशास्त्र को की स्थापना करना, फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन कौन है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें अगस्ट कॉम्ट 1798 से 1857 इनका जन्म है फ्रांस में, और इन्हीं के बाद फ्रांस से इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो ये जो हैं 5 फाउंडिंग फादर माने जाते हैं और इन्हीं थिंकर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो IAS मेंस हो या आपके नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PGT कहीं भी आए, आप इनसे बाहर नहीं जाएगा, इनको पूछा ही पूछा जाएगा। इसलिए हम लोग डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या कहा, क्या योगदान दिया, कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं और इनके विचार आज कितने प्रासंगिक हैं। इन चीज़ों पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में जो औपचारिक शुरुआत हुई है सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। अब इसके इतिहास पे बात, अभी तक अतीत पे बात हो रही थी,
अब इतिहास पे बात होती है। तो सबसे पहले ये वेरी फर्स्ट फैक्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय, येल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, इसका अध्ययन अध्यापन, यानी इसकी एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में शुरुआत अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में हुई है 1876 में। और वहाँ पर इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो पहले प्रवक्ता थे वो थे W.G. समनर, जो अमेरिकी समाजशास्त्री थे। उन्होंने येल विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। और इस विद्यालय में जो W.G. समनर हैं, विलियम ग्राहम समनर, ये अर्थशास्त्र विभाग के साथ इसकी शुरुआत हुई ग्रेजुएशन लेवल पर, ये ध्यान रखना है। स्नातक स्तर पर सबसे पहले 1876 में येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। अब नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने समाजशास्त्र शीर्षक पर पहली पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, 1877 में। इस पर बात कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र विभाग की, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ये शिकागो विश्वविद्यालय में 1892 में, 1892, वेरी फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एस्टेब्लिश्ड इन शिकागो यूनिवर्सिटी, 1892। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद में एक ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, और मैं ये अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन, कई जगह थोड़ा स्पष्टता कम है, कि ये पूछा जाता है कि अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। ये समाचार पत्र है, किताब है, तो ये एक पत्रिका है, इसमें रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। ये ध्यान रखना, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आएगा कि इस अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। और इसका प्रकाशन 1892 में इसी वर्ष हुआ है, जिस वर्ष जो है शिकागो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बनाया गया। इसी डिपार्टमेंट से एक पत्रिका रेगुलर छपने लगी, मंथली मैगजीन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, 1905 में, 1905 अमेरिकी समाजशास्त्र परिषद की स्थापना हुई। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद, सोशियोलॉजिकल काउंसिल ऑफ अमेरिका, नेक्स्ट 1889, यानी अमेरिका के बाद दूसरा देश जहां पर समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ वो था फ्रांस। समाजशास्त्र की शुरुआत फ्रांस में हुई है, अगस्त कॉम्ट फ्रांस से थे, और शुरुआत अध्ययन की सबसे पहले अमेरिका में हुई। ये एक रोचक तथ्य है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा इस पे आप लोग नज़र रखेंगे कि एक सवाल आता कि जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल, जो अगस्त कॉम्ट के शिष्य थे, आप कह सकते हैं उनके शिष्य थे, तो वो उनसे बहुत प्रभावित थे। उनकी पॉजिटिव फिलॉसफी जब किताब उन्होंने पढ़ी, इसमें साइंटिफिक अप्रोच की बात की गई थी, वहाँ से उनके फैन हो गए। तो J.S. मिल ने समाजशास्त्र शब्द इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया। तो दो सवाल बनते कि इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्ययन कब शुरू हुआ, और समाजशास्त्र से इंग्लैंड को परिचित कब कराया, किसने कराया। तो जो टर्म सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय J.S. मिल इन इंग्लैंड, दैट द डेट इज 1849, एंड देन 1907 इसका यहाँ पर अध्ययन प्रारंभ हुआ एज ए डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के रूप में इसके अध्ययन की शुरुआत हुई 1907 में, और सब्जेक्ट उससे शब्द से परिचय कराया गया है 1849 में। किसने परिचय कराया? J.S. मिल ने।
ये कई बार पूछा गया है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज प्लीज, इसको ध्यान में रखेंगे जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ये चीजें पूछ रहे। दूसरा है कि 1924 में मिस्र में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, ये फैक्ट है, और ये 1947 में स्वीडन में। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ कब इसकी शुरुआत हुई है ये नज़र रखेंगे। अब आते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। तो भारत में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1914 with the Department of Economics started as a discipline। तो समाजशास्त्र का अध्ययन का प्रारंभ भारत में सबसे पहले 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ, और इसी विश्वविद्यालय में 1919 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बना। डिपार्टमेंट बनने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जब डिपार्टमेंट बनता है तो पीजी क्लासेस शुरू होती हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र एमए या परास्नातक लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कब शुरू हुआ भारत में और कहाँ शुरू हुआ। तो यहाँ पर दोनों यूनिवर्सिटी सेम है, बॉम्बे विश्वविद्यालय, डेट अलग अलग 1914 और 1919। यहाँ अध्यक्ष डिपार्टमेंट होगा तो एचओडी भी होंगे, तो यहाँ के पैट्रिक गिट्स ये ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, और इनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और एमए क्लासेस शुरू हुई। ये शुरुआत वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हुई है स्नातक स्तर पर, और शिकागो विश्वविद्यालय में पीजी क्लासेस यानी डिपार्टमेंट बना। वहाँ दोनों विश्वविद्यालय अलग अलग हैं, और यहाँ पर सेम यूनिवर्सिटी है, बस डेट अलग अलग है। 1914 से शुरुआत हुई। इसके बाद में 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विजेंद्र नाथ शील अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। 1924 में ये एक फैक्ट है कि पैट्रिक गिड्स के बाद जीएस घुरिये बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष बने। He was the first Indian who appointed as a HOD of Sociology Department। तो पहले भारतीय हैं, और इनका जो योगदान है समाजशास्त्र के लिए भारत में, उसके लिए इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जा सकता है। समाजशास्त्र का जनक अगस्ट कॉम्ट, और भारतीय समाजशास्त्र का जनक डॉक्टर जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हो गया। 1923 में मैसूर और आंध्र विश्वविद्यालय में, ये मैचिंग में आता है कई बार क्रॉस चेक करके, तो फैक्ट सिंपल फैक्ट है, बस लाइनर वन लाइनर आपको याद रखना है। 1930 में पूना विश्वविद्यालय में, और यहाँ पर श्रीमती इरावती कर्वे ये पहली महिला विभाग अध्यक्ष बनी। किसी भी दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में महिला मतलब अध्यक्ष, डिपार्टमेंट एचओडी बनने वाली पहली महिला थी इरावती कर्वे। 1947 के पश्चात देश के अन्य भागों में समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू हुआ। तो दो डेटें आई, एक एंड डेट ये और स्टार्टिंग डेट ये। तो 1914 से 1949, फ्रॉम 1914 टू 1947 इसको भारत में समाजशास्त्र
का औपचारिक फॉर्मल प्रतिस्थापन युग कहा जाता है। ये डेट, ये कई बार मैचिंग में मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें आपको यानी औपचारिक प्रतिस्थापन युग, फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इरा, ए पीरियड ऑफ फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इन इंडिया, दैट इज द 1914 टू 1947। ये आपको डेट याद रखनी है। तो ये लैंडमार्क डेट्स हैं, इनको आपको भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। मुझे लगता है अब हम यूज टू हो गए हैं, क्योंकि ये पहली बार चैनल की शुरुआत की गई है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें वो बच्चे भी हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, और वो स्टूडेंट भी हैं जो पहली बार शुरू करेंगे, अब वेरी फर्स्ट टाइम। तो दोनों को ध्यान में रख के मैंने तैयार किया है, और मैं उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि इसमें दोनों तरह के लोग इसको देख रहे होंगे। अगर आपको ठीक लग रहा है या आप कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, उसके अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं, जैसे ये वन लाइनर है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीपी मुखर्जी का अध्ययन भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता पर केंद्रित है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी पर सेंट्रलाइज है। यहाँ एक बात ये ध्यान रखना, एक और थिंकर हैं डॉक्टर बाई के सिंह, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, अभी भी हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो अगर विकल्प में कहीं आ जाए उनका नाम तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये डीपी मुखर्जी का अध्ययन काफ़ी पहले का है, और इन्होंने जो इनका फोकस है परंपरा और आधुनिकता पर सेंट्रलाइज है। पूछा जाता है किस पर केंद्रित है। आर के मुखर्जी, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, इन्होंने सोशल इकोलॉजी पर और ग्रामीण समाजशास्त्र, रूरल सोशियोलॉजी और सोशल इकोलॉजी पर अध्ययन को केंद्रित किया है। भारत में 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं समाजशास्त्र के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क लखनऊ, और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा। ये वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर शोध कार्य भी होता है। इसके अलावा ये फैक्ट हैं कुछ वन लाइनर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर मजूमदार, विनय कुमार सरकार, प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस, ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एचओडी थे पहले, जिन्होंने 1917 में शुरू किया था, वहाँ पर डॉक्टर विजयनाथ शील उनके स्टूडेंट थे, उनके शिष्य थे। जेएच हट्टन और मजूमदार ने भारतीय जाति व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण किया। डॉक्टर जीएस गुरिया के प्रयासों से इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में की गई। ये अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट। और डॉक्टर घुरिये जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक भी हैं, इन्होंने यहाँ पर पहले सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन स्टार्टेड बाय डॉक्टर जीएस गुरिये, ही वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस मैगजीन। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया, इन्होंने भारत में विवाह, परिवार और नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया, और इनकी 2 बहुत
तो इम्पॉर्टेंट किताब हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल भी पूछी जाती हैं, कई बार मैचिंग में, क्रॉस मैचिंग में आती हैं। तो विवाह परिवार, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, और नातेदारी व्यवस्था के लिए किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी हिंदू किनशिप। ये मिसप्रिंट है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ये नातेदारी का संगठन, ये इरावती कर्वे का है। मैं इसे करेक्ट करवा दूंगा, इसे आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर जी.एस. घुरिये, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार, इन्होंने भारतीय ग्रामीण समुदाय में अध्ययन किया। एक ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसे प्रवासिता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये और पूछा जाता है। प्रोफेसर ए.के. सरन, इन्होंने सामाजिक इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए सामाजिक मूल्यों, सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू को समझने पर बल दिया। यानी इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को समझना है तो इंडियन सोशल वैल्यूज को समझना होगा, मूल्यों को समझना होगा। मूल्य क्या है? मूल्य अच्छाई और बुराई के पैमाने हैं, व्हाट इज गुड और बैड। हर सोसाइटी के अपने मूल्य होते हैं, कुछ यूनिवर्सल मूल्य होते हैं। आगे चल के हम लोग मूल्यों पर एक अलग चैप्टर ही है, उस पर बात करेंगे अलग से। प्रोफेसर नामदेश्वर प्रसाद, इन्होंने जाति व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। प्रोफेसर प्रसाद ने ये कहा कि जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। ये जाति व्यवस्था जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं जैसी भारत में है, तो ये एक यूनिक फीचर है भारतीय समाज का। तो इन्होंने जाति व्यवस्था को समझने का सुझाव दिया और समझने का प्रयास किया। तो इस पर आप कास्टिज्म, इंडियन कास्ट सिस्टम, प्रोफेसर नामदेव प्रसाद के साथ। डॉक्टर मजूमदार की एक पुस्तक है रूरल प्रोफाइल, इन्होंने ग्रामीण समाज का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है इसमें। ए.आर. देसाई, ए.आर. देसाई भारत में मार्क्सवादी चिंतन के रूप में जाना जाता है, मार्क्सिस्ट है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्री है, चिंतक है। तो आप इनका नाम ए.आर. देसाई का याद रखेंगे। नोन फॉर मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड क्लास स्ट्रक्चर। डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी की मान्यता है कि भारतीय समाज का अपना स्वयं का कोई चिंतन नहीं है, इसलिए इन्होंने ये कहा कि भारतीय समाज को अगर समझना है तो भारतीय परंपराओं को समझना होगा। भारतीय परंपराओं, इंडियन ट्रेडिशंस। तो इंडियन ट्रेडिशंस को समझने पर बल दिया है डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी ने। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का कहना है कि समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोशल ट्रेडिशंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी। पी.एच. लैंडिस, ये इनका एक स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि विज्ञान विज्ञानी है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। साइंस इज साइंस whether it is in physics,
और इन सोशियोलॉजी। ये कुछ कथन है जो पूछे गए हैं पिछले सालों में, इसलिए उनका कलेक्शन एक जगह दिया गया है। समाजशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशंस सॉरी सबसे पहली परिभाषा जो समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्ट कॉम्ट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। परिभाषाएं पूरी रटनी नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर शब्द किसी एक समाजशास्त्री ने अपना एक पर्टिकुलर शब्द है इसको पकड़ा, तो उसको पकड़ के आप समझ सकते हैं ये परिभाषा किसकी होगी। तो जब मान लीजिए कोई परिभाषा आती है तो आप उस शब्द से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे व्यवस्था और प्रगति, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। R.M. मैकाइवर, C.H. पेज, ये जॉइंट राइटर हैं और इनकी किताब का नाम है सोसाइटी। इन्होंने सोसाइटी नामक पुस्तक में लिखा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप एंड द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल्ड सोसाइटी। In other words, sociology is a network of social relationship according to R.M. मैकाइवर and C.H. पेज। इनकी किताब का नाम कई बार पूछा गया किसने लिखी, सोसाइटी। तो ऑगवन निमकॉफ, समाजशास्त्र मनुष्यों के सामाजिक जीवन तथा उससे संबंधित सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण, वंशानुक्रम और समूह विषयक कारकों के अध्ययन से संबंधित है। किम्बालियंग, सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनुष्य का व्यवहार ग्रुप में कैसा होता है, इंडिविजुअल मनुष्य कोई व्यवहार कर रहा है उसको समाजशास्त्र अध्ययन नहीं करता, लेकिन सोसाइटी में या ग्रुप में, इनमें समाजशास्त्र में जो व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है ये समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर है अकॉर्डिंग टू किम्बालियन। मैरिज जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं या अंत संबंधों, उनकी दशाओं, परिणामों का अध्ययन है। मैरिज जिन्सबर्ग, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड interrelations, their conditions and consequences. Yes, consequences. ओके। L.F. वॉर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। गिडिंग्स ने समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन है समाजशास्त्र। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विवेचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। सोशियोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट्स इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। ये जो सोशल एक्शन शब्द है, सामाजिक क्रिया, ये मैक्स वेबर का शब्द है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
स्वरूप फॉर्म्स जो है ये सीमेल का शब्द है, और जटिल जाल जो है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन मैकायर पेज का है। इस तरीके से आप शब्दों को पकड़ लेंगे। रॉस के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, यानी ओवरऑल समाज में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है सबके साथ, उसका अध्ययन है। ओडम ने काफ़ी छोटी परिभाषा दी, इनका समाजशास्त्र और विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। सिमिलर सी बातें सब लोगों ने कही है। अब आते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु, यानी इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। सामाजिक आकारिकी, सोशल मॉर्फोलॉजी नंबर 1, नंबर 2 सामाजिक रचना, सोशल फिजियोलॉजी, सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी में आपने प्रत्येक समाज पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसा इसका अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनसंख्या, अब ये पूछा जाता है जनसंख्या को उन्होंने किसके अंतर्गत रखा है, तो उन्होंने सामाजिक आकार की मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पॉपुलेशन को रखा है किसी भी सोसाइटी का, ये ध्यान रखना है। उसका आकार और घनत्व एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से, इन्होंने किसके अंतर्गत रखा, किस ब्रांच के अंतर्गत। तो इसकी पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का, उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, और इसमें इन्होंने जनसंख्या, आकार और घनत्व, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, यह आपको ध्यान रखना है। फिजियोलॉजी में उन्होंने क्या रखा, उन तत्वों को रखा जिनसे समाज का निर्माण होता है। इससे निर्माण होता है व्यक्ति, परिवार, नैतिकता, धर्म, ये इसकी इकाइयां हैं। और जनरल सोशियोलॉजी में इन्होंने बाकी सारी चीज़ों को रखा, प्रक्रियाएं हैं, समूह, संस्थाएं, समुदाय जो व्यक्ति को जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है। सोशल आकार की, तो उन्होंने यही वाला ले लिया है इनका, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक व्याधि की। आकार की, जनसंख्या का घनत्व और आकार, यानी क्या साइज है समाज का, कितना बड़ा समाज है, तो उसका जो आकार है, उसकी डेंसिटी है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, डेंसिटी में आते हैं। तो ये चीज़ें जो है इस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी में आती हैं। दूसरा है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। इसमें जो समाज को नियंत्रित करने वाली चीज़ें हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, लोक रीतियाँ, धर्म, कानून, नैतिकता, फैशन भी एक सोशल कंट्रोल का एक साधन है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रियाएं, इनमें व्यक्तियों और समूहों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये सामाजिक संबंधों का आधार है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन, दीज आर द सोशल प्रोसेस। इस पे अलग से हम लोग टॉपिक है, उस पर फिर से बात करेंगे। सोशल पैथोलॉजी, सामाजिक व्याधि की, इसके अंतर्गत समाज के विघटन तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने वाले कारकों जैसे अपराध, बाल अपराध, निर्धनता, बेरोजगारी, तलाक, यानी जो डिसऑर्गनाइज जो चीज़ें हिंड्रेंस पैदा करती हैं, डिसऑर्गनाइज्ड करती हैं सोसाइटी को, वो सारे के सारे इस ब्रांच के अंतर्गत आएंगे। एलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारण के लिए 3 पथ बताए, 3 वे। एक हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल और अनुभविक और विश्लेषणात्मक। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु इनके अनुसार समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, संस्थाओं के रूप में, यानी समाज के अध्ययन के रूप में, संस्थाओं के रूप में, सामाजिक संबंधों के रूप में, ये इन्होंने विषय वस्तु बताई। अगस्त कॉम्पटे ने इसे 2 भागों में रखा है, सामाजिक स्थितिकी
और सामाजिक गतिकी। स्थैतिक में उन्होंने वो चीज़ें रखी जो समाज की संरचना है, जो स्थिर रहती है, और परिवर्तन वाली चीज़ें इनमें गति है, जन्म मृत्यु और समाज का आकार, जो चीज़ें बदलती हैं सोसाइटी की, वो उन्होंने डायनेमिक्स में रखा। डेविस में सामाजिक संरचना, सोशल वर्क और सामाजिक अंतःक्रिया, इसको उन्होंने इस भाग में रखा। ये दिख रहा होगा, अंतःक्रिया है। सोशल इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट, इसके अलावा व्यक्ति और समाज, ये सामाजिक पद, ये उसी का पार्ट है। मैकावर पेजने के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। इनके अनुसार ये है सामाजिक संबंध। एक ये थोड़ी लिस्ट दी है, यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है एक आध क्वेश्चन कि समाजशास्त्र मानवीय समाज का अध्ययन करता है, ना कि पशु समाज का। इसका मतलब क्या है कि जैसा कि मैकावर पेज ने कहा कि समाज न सिर्फ व्यक्तियों में होता है, बल्कि पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़े, चींटियों में भी समाज पाया जाता है। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज ए सोसाइटी, ये इनका एक कथन है। यानी जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत हम केवल मानवीय समाज का अध्ययन करते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। यह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, ना कि सभी प्रकार के व्यवहारों का। सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या होता है कि जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जिससे समाज के व्यक्तियों को किसी पर कोई प्रभाव पड़ता है, वो सोशल बिहेवियर कहलाता है। जैसे मेरा ये एक्ट, ऑनलाइन पढ़ाना, आपका सुनना, तो आप लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो लोग भी इसको देख रहे होंगे वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये एक सोशल बिहेवियर है। हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अकेले अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सोशल बिहेवियर नहीं है। ऐसा कोई भी काम जिससे समाज को कोई फर्क ना पड़े, वो सोशल बिहेवियर नहीं है। इंडिविजुअल द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिससे समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोशल बिहेवियर नहीं है। ठीक है, इसको आगे चल के हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये सामाजिक व्यवहार है, और बहुत तरह के व्यवहार व्यक्ति करता है, लेकिन हर व्यवहार सामाजिक व्यवहार नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा, समाजशास्त्र सामान्य विशेषताओं, जनरल नियमों का अध्ययन करता है, ना कि किसी विशेष समाज की विशिष्ट विशेषताओं का। जनरल चीजों का अध्ययन करता है जो सब जगह लागू हो सकती हो, ना कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी की पर्टिकुलर चीज का अध्ययन नहीं करता समाज। सबका करता है जनरल, जनरलाइज करके चीजों को, ऐसा है इसलिए ऐसा है। समाजशास्त्र अपना कोई दृष्टिकोण नहीं, यानी समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का नहीं करता है। यानी यथार्थ का अध्ययन करता है, क्या है का अध्ययन है, क्या होना चाहिए का नहीं करता। तो ये चीजें हैं। अब इसका आता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। एल.एस. इंकल्स कहते हैं कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, अतः इसके अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है, और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एल.एस. इंकल, इनको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि ये तो सबकी अलग अलग इंडिविजुअल बातें होंगी, लेकिन समाजशास्त्र क्या मानता है। तो समाजशास्त्र ने सभी प्रकार के समाजशास्त्रियों का एक कॉमन निकाल कर, और इन्होंने इसकी विषय वस्तु को दो भागों में बांटा। स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक स्कूल। इस संप्रदाय के
एक तो ये हो गया फॉर्मल यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरा हो गया समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। ये आप दो भागों में बांट के देख सकते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्रियों का निम्न में से पहचानिए। मतलब आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन में मिक्स करके समाजशास्त्रियों के ग्रुप दिया जाएगा ABCD के क्रम में, और आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा ग्रुप जो है किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय को बिलोंग करता है। जैसे स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक, इसको फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक स्कूल कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं, इसके फाउंडर्स जो हैं जॉर्ज सीमेल, इसके प्रवर्तक यानी इसके जो फाउंडर हैं जॉर्ज सीमेल माना जाता है। अगर स्वरूपात्मक संप्रदाय किसका है, किसने इसका प्रतिपादन किया है, तो ये इनके साथ इनका नाम कनेक्ट होता है। अन्य समर्थक कौन कौन से हैं? मैक्स वेबर, टॉनिज, बीरकांत, वॉनविज, वोगल, रास, पार्क एवं बर्गेस। ये एक क्रम है, ये इतने लोग हैं जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। अब आपको ये ध्यान रखना, जो विकल्प दिए गए हैं, तो आप एक ग्रुप याद रखिए और दूसरा समन्वय। इसमें 3 लोग इसके मुख्य रूप से समर्थक हैं, सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस और गिन्सबर्ग। ये 4 लोग हैं यहाँ पर। तो ये ग्रुप आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है इसका वो मैं अभी बताता हूं आपको। इस संप्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि समाजशास्त्र का स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है एक। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। बॉर्नविज कहते हैं सामाजिक संबंधों बॉर्नविज ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया। ये फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन आदि इसके स्वरूप है, फॉर्म्स हैं। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के पक्ष पर जोर देने के कारण इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या कहते हैं, इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा सिंथेटिक स्कूल, ये क्या कहते हैं? इनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान ना होकर एक सामान्य विज्ञान है। तो समन्वयात्मक संप्रदाय जो है, सिंथेटिक स्कूल है, वो ये कहता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इसलिए ये इस संप्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि समाज की प्रकृति एक जीवधारी शरीर के समान है, इसके विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित करता है। अतः समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप नहीं, उसकी अंतः वस्तु दोनों होने चाहिए। ये क्या है, अभी मैं इसे स्पष्ट करता हूं। वस्तु समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान और न ही सामान्य विज्ञान है। ये इसका एक निष्कर्ष है, न तो पूरी तरह से विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, और ना ही पूरी तरह से जनरल है। अब ये क्या है दोनों चीजें, इसको जरा देख लेते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय।
फॉर्मल। इन दोनों का लगभग समान यानी इनका जो स्वरूप है देखने में, बाहरी स्वरूप, और दूसरा इनके अंदर जो अंत्य वस्तु है, इसमें है शराब और इसमें है पानी। ठीक है, तो इसमें हो गया क्या, समान स्वरूप व असमान अंत्य वस्तु। अंत्य वस्तु का मतलब हो गया जो इसके अंदर है, ये कंटेंट।
यानी जो इनका बाहरी स्वरूप है ये तो समान है, समान स्वरूप, और इसके अंदर एक में शराब है एक में पानी है मान लीजिए, तो इनकी जो अंतः वस्तु है वो अलग हो गई, इसलिए लिखा है समान स्वरूप व असमान अंतः वस्तु। और इनका स्वरूप अलग अलग है दोनों का, असमान स्वरूप, और दोनों में मान लीजिए पानी या दूध जो भी मान लीजिए, इनकी स्वरूप देखने में बाहर से अलग है, लेकिन मान लो इसमें पानी और इसमें भी पानी, तो अंतः वस्तु समान। और स्वरूप असमान, यानी इनकी शेप अलग अलग है, ये इनका स्वरूप हो गया, स्वरूप मतलब बाहरी संरचना। तो ये जो बाहरी संरचना है इसको कहते हैं फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स एंड सेम, सेम कंटेंट, इनके अंदर जो कंटेंट है वो सेम है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, और ये समाज के सभी चीजों का नहीं बल्कि कुछ उनके बाहरी स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए इसको, उसकी अंतः वस्तु क्या है इसका अध्ययन नहीं करना चाहिए, केवल बाहरी स्वरूपों का, इनकी जो फॉर्म है इनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र, जो समाज है वो एक्चुअली में एक जीवधारी के समान है। ये एक जीवधारी के समान है, और ये जीवधारी का मतलब होता है एक लिविंग पर्सन। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय वालों की अपेक्षा समन्वयात्मक संप्रदाय वाले ये कहते हैं कि ये एक जीवधारी के समान है। जिस तरह से हमारे शरीर के किसी एक अंग में चोट लग जाए तो पूरा शरीर प्रभावित होता है, तो चूंकि ये अंतः वस्तु, इसके अंदर क्या है जो कंटेंट है इसका, और जो स्वरूप है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये जीवधारी है, ये लिविंग है। ऐसा नहीं है कि ये ग्लास है, मान लीजिए ये ग्लास का एग्जाम्पल दिया, तो ग्लास पे इसके अंदर क्या भरा है इस पे गिलास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें शराब भरी है, दूध है, पानी है, शहद है, क्या है, कुछ भी है, ग्लास ग्लास है, उसकी स्वरूप है, तो वो स्वरूप उसकी अंतः वस्तु को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज है ना। ये घड़ा है, मान लीजिए इसकी साइज अलग अलग हो सकते हैं, उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, तो जो बाहरी चीजें हैं ये इसकी फॉर्म होती है, इसके अंदर जो भरा है ये कंटेंट है इसका, ये इसकी अंतः वस्तु है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं कि इन्होंने 650 स्वरूपों का बता दी, लगभग लगभग इतनी ही चीजों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। ये एक विशिष्ट विज्ञान है, स्पेसिफिक है, और इसको कुछ स्पेसिफिक चीजों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं कि एक जीवधारी की तरह है, और इसको समाज के स्वरूपों, उनकी अंतः वस्तु, उनके अंदर मतलब क्या है, उन दोनों का अध्ययन करना चाहिए। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो दोनों की थ्योरी को समझते हुए, और इनके थिंकर के नाम अलग अलग, वो आपको ध्यान में रखने होंगे।
इसमें एक शब्द और है, सोरोकिन के अनुसार यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञान n हैं तो समाजशास्त्र n+1 है। ये और पूछा गया किसने कहा, इसका मतलब और समझ लीजिए थोड़ा सा कि जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं वो समाज के में जो व्यक्ति है, चूंकि सभी लोग व्यक्तियों का ही अध्ययन करते हैं। मान लीजिए अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक पहलू का अध्ययन है, समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक पहलू का अध्ययन है, अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक पहलू का अध्ययन है, राजनीति शास्त्र उसके राजनीतिक पहलू का अध्ययन है, मनोविज्ञान उसके मनोवैज्ञानिक पहलू का अध्ययन। लेकिन अल्टीमेटली सारे अध्ययन है तो समाज व्यक्ति के ही। समाजशास्त्र स्पेशली समाज का अध्ययन है। तो ये जो इनका कहना है n+1, इसका मतलब है कि कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं जो हर विषय की कॉमन है, समाजशास्त्र उनका अध्ययन करता है। इसलिए वो चीजें जैसे उसका आर्थिक पहलू, तो आर्थिक पहलू का अध्ययन करता ही है, लेकिन ये सामाजिक पहलू का भी अध्ययन करता है। इस अर्थ में ये n+1 हो जाता है, ये कहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और एंड सो ऑन, मान लीजिए ऐसे। तो ये जो कॉमन चीजें हैं, जो सभी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, यही है n+1। यानी बाकी चीजों, बाकी सारे शास्त्र जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनमें से कुछ कॉमन चीज़ें एक्स्ट्रा समाजशास्त्र में अध्ययन की जाती हैं, क्योंकि ये मनुष्य के सभी पहलुओं का अध्ययन है। उसमें उसके सारे पहलू तो आ ही जाते हैं, प्लस इसका जो अध्ययन का तरीका है वो अलग। तो इसी अर्थों में ये n+1 है, ये ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सोरोकिन। अब इसकी जो वास्तविक प्रकृति है, रॉबर्ट वीरस्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। दिस इज सोशल साइंस, नॉट नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दीज आर द नॉट नेचुरल साइंस। सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस या सोशल साइंस। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, एक्चुअल, ना कि आदर्शात्मक, इंपीरियल नहीं है। एक अमूर्त विज्ञान है, एब्स्ट्रैक्ट है, ना कि मूर्त विज्ञान, कॉन्क्रीट है। ये कहते हैं कि ये चूंकि अमूर्त चीजों का अध्ययन करता है तो अमूर्त विज्ञान है। नेक्स्ट, सामान्यीकरण वाला विज्ञान है, ना कि विशेषीकरण विज्ञान। एक ये तो वही बात होगी, रिपीट। कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति, लेकिन इसका जो नेचर है, जो तरीका है काम करने का, वो साइंटिफिक है। T.H. लैंडिस के शब्दों में विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र। तो ये कोटेशन कुछ याद रखना है। अब आते हैं इसकी अध्ययन की पद्धतियां। तो अध्ययन की पद्धतियों से तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं, कोई आंकड़े एकत्रित करते हैं, डाटा कलेक्शन होता है, तो वो क्या तरीका होना चाहिए, उस पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात की है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो एक तो मार्टिनडेल, इन्होंने लिखा है कि पद्धति से तात्पर्य उस विधि से है जिसके द्वारा विज्ञान अनुभव सिद्ध अथवा प्रयोग सिद्ध, जिसको एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं, प्राप्त करने के लिए अपनी आधारभूत प्रणालियों को व्यवहार में लाता है। प्रोफेसर स्टुअर्ट कहते हैं विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, साइंटिफिक मेथड से है,
सत्य, ये कार्ल पियर्सन का स्टेटमेंट है, इस सत्य तक पहुंचने के लिए कोई भी संक्षिप्त मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। यहाँ पर जो अध्ययन पद्धतियां हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। गुणात्मक का है इस ये जो अध्ययन पद्धति है, इसके अंतर्गत आगमन, निगमन, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन का मतलब है सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इसका मतलब क्या है? तो जो गुणात्मक पद्धतियां हैं उनमें आगमन निगमन पद्धति है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, व्यक्तिगत जीवन आधारित पद्धति है यानी केस स्टडी मेथड, सोशियोमेट्री, सोशल डिस्टेंस का एक स्केल ऑफ सोशल डिस्टेंस, और कम्युनिटी स्टडी मेथड। ये चीज़ें जो हैं ये गुणात्मक अध्ययन पद्धतियाँ कहलाती हैं, क्वालिटेटिव। इनकी विशेषता क्या है कि अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का। और परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, ये जो है मूर्त चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें आते हैं सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे, स्टैटिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, रचनात्मक, प्रकारात्मक पद्धति। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं। आगमन निगमन जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव। आगमन पद्धति विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर घटना का अध्ययन करते हैं, अमूर्त घटना का, ऐसी चीज का जिसका प्रमाण नहीं है, तो इस मेथड का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कि जैसे ये कहा जाए कि जिन परिवारों में जिनके माता पिता नहीं होते, वो बच्चे या उनके, या मतलब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं इसका, कि गंदी बस्तियों में अपराध के लिए एक उचित परिस्थितियां होती हैं, यानी गंदी बस्तियां अपराध के लिए एक सुगम वातावरण बनाती हैं, अपराधी प्रवृत्तियां वहां पर संरक्षित होती हैं। एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, विशिष्ट। अब जहाँ जहाँ गंदी पद्धति जो बस्तियां होंगी उनका अध्ययन किया जाए तो ये पाया जाएगा कि इनमें ऐसा है, ऐसा इसलिए है, तो वो जो हाइपोथेसिस है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है। दूसरी तरफ इसका उल्टा कर दीजिए कि जिन, मान लीजिए कोई ये है कि कोई एक स्टेटमेंट स्पेसिफिक है कि ऐसे परिवार जिनमें माता पिता का कंट्रोल नहीं होता, उनके बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो अब आपने एक अध्ययन किया जनरल, मतलब एक बात ये हो गई कि आपने कोई विशिष्ट एक हाइपोथेसिस बनाई, उसके आधार पर जनरलाइज कर दिया चीज़ों को कि गंदी बस्तियां अपराध के लिए एक वातावरण बनाती हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गया विशिष्ट। सामान्य क्या है कि जहाँ जहाँ गंदी बस्तियां हैं वहाँ अपराधी प्रवृत्तियां पाई जाएंगी, ये जनरल स्टेटमेंट हो गया। अब इसको उल्टा करें तो आपने देखा कि जनरल लोग, जैसे किसी एक व्यक्ति का, मान लीजिए उसने कोई अपराध किया, तो उसका अध्ययन किया गया कि अच्छा इसने अपराध इसलिए किया कि ये किसी परिवार नहीं था और इसके माता पिता नहीं है, इनमें से या एक तलाक ले लिया है तो घर में नियंत्रण नहीं है, घर का वातावरण ऐसा रहा होगा, इसलिए यह व्यक्ति अपराध करने लगा। फिर दूसरा कोई व्यक्ति, उसका उदाहरण आया, उसका भी अध्ययन किया गया, तो उसका भी यही निकला कि उसके घर में माता पिता का तलाक हो गया था, परिवार का नियंत्रण नहीं रहा होगा बचपन से। तो ये क्या होगा, जनरल बात हो गई कि इनका हुआ, इसलिए इस तरह के जितने भी परिवार होंगे जहां परिवार का नियंत्रण नहीं होता, वहां अपराधी, उनके बच्चे अपराधी हो जाते। ये क्या हो गया कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हो गई चीज, जस्ट रिवर्स। तो यही है इस पद्धति में
आगमन और निगमन पद्धति, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर कोई एक स्टेटमेंट हाइपोथेसिस है उसको जनरलाइज कर दिया जाता है, और एक जनरल चीज़ों को पकड़ के एक विशिष्ट लेके कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ होगा, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। जब किसी एक व्यक्ति या किसी एक गांव या एक समुदाय का स्पेसिफिक अध्ययन किया जाता है तो वो केस स्टडी कहलाती है। कहाँ का अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च में आप लोग देखेंगे इस चीज़ को। सामाजिक दूरी का पैमाना, किसी चीज़ से किसी की सोशल डिस्टेंस क्या है, बुगार्ड्स ने एक पैमाना तैयार किया था, किसी की रुचि किसके प्रति, किसी समुदाय विशेष के प्रति है कि नहीं है, इसको देखने का एक पैमाना है। सामाजिक दूरी, इसमें एक समाज मिति और है सोशियोमेट्री। ये मोर्नियो ने दिया है समाज मिति पद्धति, हु शैल सर्वाइव, ये इनकी किताब का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सोशियोमेट्री, इसमें क्या होता है कि जैसे मान ली कोई छोटा ग्रुप है, ये वहाँ लागू हो सकती है कि छोटे ग्रुप में हमें ये पता लगाना हो कि कोई व्यक्ति कितना पॉपुलर है और किस व्यक्ति से लोग घृणा करते हैं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए इन्होंने ये पैमाना बनाया। इसमें क्या होता है, ग्राफ बनाया जाता है। जैसे मान ली किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को अलग अलग कागज़ दे दिया गया और उन सबसे ये कहा गया कि आप लोग अपनी प्राथमिकता के अनुसार कोई 3 नाम इस पर लिखिए। सब बच्चों को अलग अलग दे दिया, किसी को किसी का देखना नहीं है। अपने हिसाब से जो क्लास में आपको लगता हो सबसे अच्छा या जो आपका सबसे पसंदीदा व्यक्ति हो उसका क्रम से नाम लिखिए। नंबर 1 जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, नंबर 2 जिसे उससे कम पसंद करते हैं, नंबर 3 जिसे उससे भी कम पसंद करते हैं। प्राथमिकता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कोई एक नाम, अब 10 बच्चे अलग अलग कागज पर अपनी अपनी प्राथमिकताएं लिखते हैं। कागज कलेक्ट किया जाता है, चूंकि क्लास में 10 ही बच्चे हैं तो जिसका नाम सबसे ज़्यादा लोगों ने जितने सबसे ज़्यादा बार लिखा किसी व्यक्ति बच्चे का तो वो सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया, और जिसका बिल्कुल नाम लिखा नहीं किसी ने उससे समझ लीजिए सब लोग ज़्यादा घृणा करते हैं। इसने प्राथमिकता में 1 2 3 में कहीं भी उसको नहीं रखा, और बाकी इसी तरह से क्रम से। तो कौन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, कौन सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए सोशियोमेट्री, हू शैल सर्वाइव, मोर्नियो ने ये समाज मिति का पैमाना दिया। बुगार्ड्स का सोशल डिस्टेंस का पैमाना इसी तरीके से कि कोई चीज़, कोई घटना या कोई नीति बनती है उससे लोग कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। मान लीजिए सरकार ने कोई नीति बनाई, कोई पॉलिसी बनाई, कोई कानून बनाया, तो एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग उसको कैसा महसूस करते हैं, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, दूसरे समुदाय के लोग क्या विचार रखते हैं, तो किस चीज़ के प्रति लोगों का रुझान कितना ज़्यादा है, वो एक पैमाना है नापने का। तो ये जो है बुगार्ड्स का है सामाजिक दूरी, ये कई बार पूछा गया है। सामुदायिक अध्ययन पद्धति, यानी जब किसी एक ऐसी घटना जो पूरी सोसाइटी, पूरे कंट्री पर असर डालती हो तो उसको सब पूरे ग्रुप से पूछना जरूरी होता है, सर्वे कराया जाता है एक तरीके से, तो उसको सामुदायिक, यानी पूरी के, मान लीजिए किसी ट्राइब के बारे में कोई बात पूछनी हो तो पूरी जनजाति समुदाय का अध्ययन किया जाएगा, सबसे उसके विचार लिए जाएंगे, तो वो सामुदायिक अध्ययन। ये सारे के सारे अमूर्त चीज़ों के अध्ययन के लिए हैं और इनको गुणात्मक अध्ययन पद्धतियाँ कहते हैं। दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव, ये मूर्त चीज़ों का अध्ययन होता है, इसमें कंक्रीट सॉरी
अमूर्त चीज़ों के लिए होता है। इसमें सोशल सर्वे मेथड, किसी चीज़ का सर्वे करा लिया जाता है, कितने लोग हैं, किसको पसंद करते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, आप लोग जानते हैं सर्वे मेथड अक्सर देखते हैं, सोशल सर्वे आते रहते हैं। तीसरा है सांख्यिकी स्टैटिकल मेथड, इसमें आंकड़ों के द्वारा ग्राफ के बाद हर पेपर में हर दिन कोई न कोई ग्राफ छपते रहते हैं, कितने परसेंट लोग क्या चाहते हैं, कितने परसेंट एजुकेटेड हैं, कितने, यानी जो आपका जनगणना पद्धति है वो उसी मेथड पे है। हिस्टोरिकल मेथड, जब हम इतिहास का अध्ययन करके चीज़ों का निष्कर्ष निकालते हैं, पहले कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, उसके आधार पर हिस्टोरिकल मेथड। और संरचनात्मक प्रकार है, स्ट्रक्चर फंक्शनल। ये जो है एक थ्योरी ये है कि किसी चीज़ की जो संरचना है और उस संरचना को बनाए रखने के लिए, किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो उसके अंग हैं वो किस तरीके से उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो काम करते हैं, जो योगदान देते हैं, वो उसका, जिसके कारण पूरी संरचना बनी रहती है, वो उसका फंक्शन कहलाता है। स्ट्रक्चर फंक्शनल थ्योरी ये रेडक्लिफ ब्राउन ने दी, इस पे हम लोग आगे चल के डिटेल में बात करेंगे टॉपिक पे। और एक तुलनात्मक पद्धति है कंपैरेटिव मेथड, कि जब पता लगाया जाता है किस समाज में, जैसे इमाइल दुर्खिम ने कई सारे समाजों का अध्ययन किया और पता लगाया कि समाजों में आत्महत्या की दर कहाँ कैसे क्या है। तो ये कंपैरिजन जो एक समाज से दूसरे समाज का होता है, जैसे वर्ड इंडेक्स निकलती है कि सारे देशों की लिस्ट के कौन किस देश में कहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है लोगों का, तो ये कंपैरिजन करके जो आंकड़े आते हैं वो इसमें आते हैं। सांख्यिकी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग गिडिंग्स ने किया, ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंस का पैमाना बोगार्ड्स का हो गया। सामुदायिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रजाति संघर्षों के अध्ययन के लिए किया गया था। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति हेरोडोटस 320 में सबसे पहले सोशल सर्वे का हेरोडोटस ने किया था, किंतु इसका व्यापक प्रयोग लीपले ने किया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो बनेगा कि सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किसने किया है और लार्ज स्केल पर किसने किया है। तो सबसे पहले हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, और लीपले ने इसका व्यापक प्रयोग किया है। फ्रीमैन ने लिखा है कि अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति की स्थापना हमारे युग की महानतम सफलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है, कंपैरेटिव मेथड अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन। ये स्टेटमेंट एज इट इज पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। डेविस ने लिखा है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 संरचनात्मक प्रकारवाद है। ये थ्योरी आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, संरचनावाद, प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद। प्रकारवाद के लिए मेलिनोव्स्की की थ्योरी, रेडक्लिफ ब्राउन की थ्योरी। प्रकार का मतलब सिंपली ये है कि किसी भी इकाई का वह योगदान जो वो पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना योगदान देती है, वो उसका प्रकार कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जैसे ये पेन का काम है लिखना, अगर ये लिख रहा है बोर्ड पर तो इसका मतलब ये फंक्शन कर रहा है, यही इसका प्रकार है। शरीर के जो अंग हैं, जैसे आँख का काम देखना, नाक का काम सूंघना, हाथ का काम पकड़ना, लिखना, तो वो अपना अपना काम कर रहे हैं, जिससे ये शरीर नामक संरचना बनी हुई है। दीज आर द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट तुलनात्मक, इसका तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन इमाइल दुर्खिम ने किया और इनका आत्महत्या का सिद्धांत इसी पर आधारित है। लिपसेट एंड बेंडिक्स, इन्होंने औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी के अध्ययन के लिए जो जोर दिया और लोकतंत्र में तानाशाही की सामाजिक बुनियादों को समझने हेतु
हीरोविट्स ने प्रगति के स्तरों को समझाने के लिए तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया। तो ये तुलनात्मक पद्धति के लिए है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं इनको आप ठीक से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। ये जो चैप्टर हमारा पहला इंट्रोडक्शन वाला ये कंप्लीट होता है। अब इसमें अगर कोई चीज़ आपको ये लगे कि समझाने में आपको लगे दोबारा बताना चाहिए किसी, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। ये हमारा भी पहला अनुभव है और हमें भी अपना मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा। सो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।